1980 के दशक में एआई कम्युनिटी में एक दरार आई। एक तरफ थे जॉन मैकार्थी, जिन्होंने 1955 में ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार यूज़ किया था। इन्होंने ही इस टर्म को पॉपुलर किया। उनका साथ दे रहे थे उनके फ्रेंड मार्विन मिन्स्की। ये दोनों सेम ही एज के थे, दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों का जन्म 1927 में हुआ था। इन्हीं दोनों ने मिलकर 1959 में MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि आज भी एआई की फील्ड में एक लीडर है। दूसरी तरफ थे द रेबल स्टार रॉडनी ब्रुक्स। ब्रुक्स का जन्म 1954 में हुआ था, तो ये मैकार्थी और मिन्स्की से 27 साल छोटे थे। अब यंग ब्लड, फ्रेश ब्लड, ऑफ कोर्स आइडियाज तो डिफरेंट होने ही थे, बट ब्रुक्स के आइडियाज रेडिकली डिफरेंट थे। उनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल एआई सिस्टम को डेवलप करने की फंडामेंटल अप्रोच थी, वो ही गलत थी। मैकिन्सी और मैकार्थी जैसे लोग ऐसे एआई सिस्टम्स को डेवलप कर रहे थे जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, रीजनिंग जैसी एडवांस इंटेलिजेंस स्किल्स हो। उस टाइम पे ये क्रेज चला हुआ था कि हमें कंप्यूटर को चेस खेलना सिखाना है। बट वहीं ब्रुक्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था एलिफेंट्स डोंट प्ले चेस। आप इस पेपर के नाम से ही समझ गए होंगे कि ब्रुक्स किस डायरेक्शन में सोच रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि हमें डायरेक्टली एडवांस इंटेलिजेंस स्किल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें पहले सिंपल इंटेलिजेंस वाले एआई सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ब्रुक्स से एग्री करते हैं, कुछ लोग उनसे एग्री नहीं करते हैं, बट ब्रुक्स ने 1990 में आई रोबोट नाम की एक कंपनी को फाउंड किया, जिसने दुनिया का सबसे पहला वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट बनाया, रूम्बा। ये रोबोट आज भी बिक रहा है और इसकी लगभग 4 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी है। अब 60 करोड़ साल पहले जो चावल के दाने बराबर एक केचुए में पहला ब्रेन आया था, उसमें और इस रूम्बा में काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। आज हम ये देखेंगे, तो ये भी देखेंगे कि कैसे बस 5 सालों के बाद इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे एक मेजर ब्रेक थ्रू आया, जिसका मेन स्टार था डोपामिन। और इस ब्रेक थ्रू से इंस्पायर होके कैसे एआई सिस्टम्स ने चेस और चेस जैसे बाकी गेम्स में एक्सपर्टीज हासिल करी। आप देख रहे हो सीरीज एआई फॉर कॉमन पीपल और ये है एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड को इंडिपेंडेंटली देखा जा सकता है। आप इस एपिसोड के बाद एपिसोड 1 चेकआउट कर सकते हो। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड का भी सोर्स है द ब्रिलियंट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बाय मैक्स बेनेट। शुरू करते हैं। 60 करोड़ साल पहले जो हमारा ब्रेन था उसका एक ही पर्पस था, नेविगेशन। और जो रूम्बा है उसकी भी यही रिक्वायरमेंट है, नेविगेशन। साफ सफाई के लिए उसे नेविगेशन ही तो करनी है। तो अगर पहले ब्रेन और रूम्बा में सिमिलैरिटीज हैं तो ये इतनी सरप्राइजिंग बात है नहीं। एक रूम्बा और एक केचुए के पास सिंपल 2 ही मूवमेंट्स हैं, या तो वो सीधे चल सकते हैं या फिर वो टर्न ले सकते हैं। तो एक केचुए को जब फूड की स्मेल आती है तो अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में फूड की स्मेल बढ़ती है तो उसका ब्रेन उसे कहता है सीधे चलते रहो। बट अगर उस फूड की स्मेल कम हो रही है तो उसका ब्रेन उसे कहता है टर्न। अगर अभी भी कम हो रही है तो टर्न। जैसे ही फूड की स्मेल बढ़ती रहे उसका ब्रेन उसे कहता है सीधे चलो। सिमिलरली अगर उसे किसी शिकारी की स्मेल आती है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अगर वहाँ शिकारी की स्मेल बढ़ती है तो टर्न, और अगर शिकारी की स्मेल कम हो रही है तो सीधे चलो। अब क्या ऐसा होता है कि केचुए को जब स्मेल आती है तो उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है कि यार ये स्मेल आ गई है, अब ये फूड की है या किसी शिकारी की है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। केचुए के फ्रंट में 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहले टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं समथिंग इज गुड नियर बाय न्यूरॉन्स। इनकी साइंटिफिक टर्म है पॉजिटिव वैलेंस न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स का काम होता है जो भी चीज़ें केचुए के लिए अच्छी हैं उन चीज़ों को सेंस करना। जैसे फूड, जब फूड मिलता है तो समथिंग इज गुड नियर बाय न्यूरॉन्स में से ही कोई एक न्यूरॉन उसको सेंस करता है और ब्रेन को बताता है कि यार दिस इज गुड, इसकी तरफ चलते हैं। और दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं समथिंग इज बैड नियर बाय न्यूरॉन्स। इनकी साइंटिफिक टर्म है नेगेटिव वैलेंस न्यूरॉन्स। अब जाहिर सी बात है, अगर खराब टेम्परेचर हो या फिर किसी शिकारी की स्मेल आए तो ये न्यूरॉन्स उस ब्रेन को बताते हैं। तो जो एक केचुआ होता है उसके पास वर्ल्ड का 3D मॉडल नहीं होता जैसा हमारे पास होता है। उसका ब्रेन वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करके रखता है, गुड या बैड। गुड की तरफ जाओ और बैड से दूर भागो। सिंपल। ब्रुक्स ने रूम्बा को इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया था। रूम्बा अगर किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाए तो वो टर्न ले लेता था, नहीं तो वो सीधा चलता रहता था। और जब उसका चार्ज कम होता था तो वो चार्जिंग स्टेशन की तरफ नेविगेट करता था जैसे एक केचुआ नेविगेट करता है।
अगर चार्जिंग स्टेशन का सिग्नल बढ़ रहा है तो सीधे चलो, अगर कम हो रहा है तो टर्न ले लो। इतने सिंपल सी इंटेलिजेंस वाले रूम्बा को ब्रुक्स ने बनाया था और वो बहुत बिका। पहला ब्रेन आने के 5 करोड़ साल बाद ही उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, और इस ब्रेक थ्रू को समझने के लिए हम एक फिश के ब्रेन को समझेंगे। 1890 या 1900 में एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने फिश के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्पेशल टैंक बनवाया जिसकी लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा लाइट थी जो फिश को पसंद नहीं होती, और उसके राइट साइड में कम लाइट थी, डार्कनेस थी, जो फिश को पसंद होती है। उन्होंने लेफ्ट साइड में एक फिश को डाल दिया तो जाहिर सी बात है फिश राइट साइड की तरफ चली जाएगी। बट फिश के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि थॉर्नडाइक ने टैंक में कुछ स्लैब्स डाल दिए थे शीशे के। इन शीशे के आर पार देखा जा सकता था, और इन शीशे के स्लैब्स में कुछ छेद भी कर रखे थे। इन छेद के थ्रू मछली निकल सकती थी। तो जब थॉर्नडाइक ने मछली को लेफ्ट साइड में डाला तो इसने शीशे में टक्कर मारनी शुरू करी, और जैसे ही उसको छेद मिला वो निकल गई। फिर अगले शीशे में इसने रैंडम टक्कर मारी, फिर छेद मिला, निकल गई। फिर नेक्स्ट शीशे में टक्कर मारी, छेद मिला, निकल गई। ऐसे करके वो राइट में पहुंच गई। थॉर्नडाइक ने उसको फिर से उठा के लेफ्ट में डाल दिया। फिर उसने रैंडम टक्कर मारी, छेद से निकल गई, रैंडम टक्कर मारी, छेद से निकल गई, राइट में पहुंच गई। थॉर्नडाइक ने फिर उसे उठा के लेफ्ट में डाल दिया, और थॉर्नडाइक ये प्रोसेस रिपीट करता रहा। इस प्रोसेस को रिपीट करते करते एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। थॉर्नडाइक ने ये नोटिस किया कि मछली का लेफ्ट टू राइट जाने का जो टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे मछली एक बार भी टक्कर नहीं मार रही थी शीशे को, वो डायरेक्टली छेद में होते हुए चली जा रही थी। उसने सारे छेद याद कर लिए थे, तो मछली रास्ता सीख गई, उसने लर्न कर लिया। और ये जो लर्निंग प्रोसेस था इसको थॉर्नडाइक ने कहा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जहाँ पे आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखते हो। यहाँ पे मछली का रिवॉर्ड था सही रास्ता मिलना, और उसकी पनिशमेंट थी टक्कर खाना। उसने इसके बेसिस पे एक एफिशिएंट रास्ता निकाल लिया लेफ्ट टू राइट जाने का, और यही मेजर ब्रेक थ्रू था इस ब्रेन का। एक केचुआ कभी भी इस तरीके से नहीं सीख सकता, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं कर सकता, बट एक फिश कर सकती है। मेरविन मिन्स्की, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी इम्प्रेस थे, और उन्होंने सोचा कि एक एआई सिस्टम बनाता हूँ जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर सके, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीख सके। उन्होंने 1951 में इस सिस्टम को बनाना शुरू किया। उनका सिस्टम को इनिशियल सक्सेस भी मिली, वो छोटी मोटी पजल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहा था। बट जैसे ही पजल में थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी वो फेल हो जा रहा था। फेलियर का रीज़न जो था वो अपन एक चेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक चेस का गेम खेलते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज हम 40 मूव्स लेते हैं। अब 40 मूव्स लेने के बाद चेस के गेम का रिजल्ट आता है, हम या तो जीत जाते हैं या हार जाते हैं। अब मान लो आप जीत गए, तो आप इन 40 मूव्स में से किन मूव्स को क्रेडिट दोगे अपनी जीत का, यानी कि आप किन मूव्स को रिवॉर्ड करोगे। और अगर आप हार गए तो इन 40 मूव्स में से किन मूव्स को आप क्रेडिट दोगे अपनी हार का, यानी किन मूव्स को आप पनिश करोगे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि कई सालों तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 1961 में मिन्स्की को ये प्रॉब्लम पता लग गई थी, और कई साल बीत गए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 1984 में रिचर्ड सटन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मान लो हम चेस का गेम खेल रहे हैं, और हर मूव लेने के बाद हम ये प्रेडिक्ट करें कि हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं, यानी कि हम हर मूव के बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालें हमारी, तो हम उस मूव को बता सकते हैं कि वो अच्छा मूव था कि खराब मूव था। अगर किसी मूव को लेने के बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये एक अच्छा मूव था, हम इस मूव को रिवॉर्ड करेंगे। और अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी गिर जाती है तो इसका मतलब ये एक खराब मूव था, इस मूव को हम पनिश करेंगे। थ्योरी में तो ये बात अच्छी लग रही है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं था। सटन तो साइकोलॉजिस्ट थे, वो थ्योरी दे के साइड में हो गए। एआई के रिसर्चर्स इसमें लगे रहे कई सालों तक कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मिल नहीं रहा था। फिर 1994 में एक बहुत ही अमेजिंग, एक एक्शन ओरिएंटेड इनोवेटिव एआई रिसर्चर था, उनका नाम था जेरल्ड टेज़ोरो। वो बहुत टाइम से विनिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे थे, बट कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। एक आइडिया था उनके पास, बट वो आइडिया थ्योरी में इतनी सेंस नहीं बना रहा था, बट उन्होंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। अगर चेस का एग्जाम्पल हम लेके चले तो उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम बनाया
जो शुरू में चेस बोर्ड की हर एक कॉन्फ़िगरेशन को रैंडम विनिंग प्रोबेबिलिटी दे देता है, क्योंकि हमें शुरू में पता तो नहीं है कि कौन सा स्टेट अच्छी है और कौन सी स्टेट खराब है। और ये एल्गोरिदम एक इंटरेस्टिंग चीज़ करता है, ये अपने आप के साथ गेम खेलना शुरू करता है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं देता कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं हर मूव के बाद उनको भी कंसिडर करता है। जैसे मान लो आपने एक मूव लिया और उसके बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो अब इस मूव को रिवॉर्ड किया जाएगा। और रिवॉर्ड क्या होगा, जो पिछली स्टेट थी उस स्टेट की विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और अगर किसी मूव के बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो गई तो इस मूव को पनिश करेंगे, मतलब पिछली स्टेट की विनिंग प्रोबेबिलिटी को कम कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि एक मूव के बेसिस पे ही पिछले स्टेट की पूरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्यों चेंज कर दी, क्योंकि उस स्टेट से तो काफ़ी सारे मूव्स लिए जा सकते थे। आपका सोचना सही है, लॉजिकली तो आपकी बात अच्छी है, बट ये एल्गोरिदम अपने आप के साथ मिलियंस ऑफ गेम्स खेलता है और जब फाइनल विनिंग प्रोबेबिलिटी किसी स्टेट की निकलती है तो उस स्टेट से जितने भी मूव्स लिए जा सकते थे वो सब इसके अंदर फैक्टर्ड इन होते हैं। यही कमाल है एआई का, मिलियंस ऑफ आइट्रेशंस करके वो चीज़ों को सही जगह पे ले आता है। तो मिलियंस ऑफ आइट्रेशंस हुई, मिलियंस ऑफ गेम इसने खेले और ये हर एक स्टेट की विनिंग प्रोबेबिलिटी को फाइन ट्यून करता रहता है और अल्टीमेटली हर एक स्टेट की विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि एक चेस के ग्रैंड मास्टर को भी हरा सकती है। अब पिज़ारो ने चेस का गेम नहीं बनाया था, उन्होंने 1994 में बैकगैमन नाम का एक गेम था, उसके लिए एआई सिस्टम बनाया था और ये एआई सिस्टम उस टाइम के कई एक्सपर्ट्स को हरा गया। और जैसे ही ये खबर बाहर आई तो एआई की फील्ड में तहलका मच गया, क्योंकि ये बहुत ही सरप्राइजिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी। जो चीज़ थ्योरी में सेंस नहीं बना रही वो रिजल्ट्स दे रही थी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रही थी। टिज़ोरो को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। और यहाँ से एआई सिस्टम्स को रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ गई और आज की डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स और गेमिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब जानने वाली बात यह है कि क्या जो टैंक में फिश थी वो भी इसी तरीके से सीख रही थी? क्या वो भी प्रेडिक्टिव रिवॉर्ड के बेसिस पे सीख रही थी, ना कि एक्चुअल रिवॉर्ड के बेसिस पे? तो इसका आंसर है हाँ। इनफैक्ट फिश ही नहीं, फिश, एनिमल्स और हम ह्यूमंस भी ऐसे ही सीखते हैं। हम भी प्रेडिक्टिव रिवॉर्ड्स के बेसिस पे ही सीखते हैं और इसका मेन स्टार है हमारा फेवरेट हार्मोन डोपामिन। 80s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर एक बंदर को एक फ़ोटो दिखाई और उसके 5 सेकंड बाद उसके मुंह में शुगर वाटर डाल दिया। जैसे ही शुगर वाटर उसके मुंह में गया उसके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज़ किया। उसको फिर से फ़ोटो दिखाई, 5 सेकंड बाद उसको फिर से शुगर वाटर दिया, ब्रेन ने फिर से डोपामिन रिलीज़ किया। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। अब जब भी उसको शुगर वाटर मिल रहा था तो उसके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज़ नहीं किया। अब ब्रेन डोपामिन रिलीज़ कर रहा था जब उसको फ़ोटो दिख रही थी। और मान लो आपने फ़ोटो दिखाई और उसको शुगर वाटर नहीं दिया तो उसके ब्रेन में जो नॉर्मल डोपामिन लेवल्स थे वो कम हो जा रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए था कि उसका ब्रेन सीख गया फ़ोटो देखने के बाद ये प्रेडिक्ट करना कि अब रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे ही उसने फ़ोटो देखी उसने ये प्रेडिक्ट किया कि रिवॉर्ड मिलेगा, उसने डोपामिन रिलीज़ किया, बंदर को बोला कि कहीं जाइयो मत, कुछ अच्छा मिलेगा। अब जैसे ही शुगर वाटर मिला तो कोई चेंज नहीं हुआ, यही प्रेडिक्ट किया था वही मिल गया। बट अगर उसको शुगर वाटर नहीं मिले तो फिर वो पनिश करता है इस एक्ट को कि मैंने गलत प्रेडिक्ट किया था कि फ़ोटो दिखाने के बाद शुगर वाटर मिलेगा। और पनिशमेंट कैसे होती है? डोपामिन लेवल्स रिलीज़ करके। वो बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो देखने पे कुछ मिलेगा ही। लूजली अगर मैं कहूँ तो आप इसको हमारे डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग से भी समझ सकते हो, ये पनिशिंग बिहेवियर को। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बता दिया है, आप खुद ही थोड़ा सा सोचना और आप डॉट्स कनेक्ट कर लोगे कि कैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट एंड डोपामिन ये दोनों रिलेटेड है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने जाऊँगा तो न्यूरोसाइंस की ही क्लास शुरू हो जाएगी। मैं एक सीरीज़ ज़रूर बनाऊंगा, न्यूरोसाइंस फॉर कॉमन पीपल, उसके अंदर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि चीज़ तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो आज हमने देखा कि सबसे पहला ब्रेन कैसे काम करता था और उसका पैरेलल एआई रूम्बा को समझा। फिर हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझा और उसके पैरेलल जो डेवलपमेंट हुई उसे देखा।
अगले एपिसोड में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे और उसके पैरेलल एआई में क्या डेवलप हुआ ये देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।